मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव आपका स्वागत करता हूं। आप आज नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरल टॉपिक जिसका नाम है विलोम। विलोम चूँकि आप जानते हैं कि ये पूरे व्याकरण में सबसे सरल होता है। आप लोग ऐसे ही टिक कर देते हैं, सही हो जाता है, लेकिन ये लोक सेवा आयोग है, इसमें आप मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें 6-7 प्रश्न सरल दे देगा और 2-3 प्रश्न कठिन दे देगा, जो कि आपके लिए लगेगा कि सरल है लेकिन वो कठिन होगा और आप गलत कर देंगे। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में, यानी कि आप अति आत्मविश्वास के साथ मार देते हैं टिक तो वो गलत हो जाता है। इसमें आप लोग सोचते होंगे कि कोई नियम कानून नहीं चलता है, केवल रटना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा। और सबसे पहले परिभाषा आप जान लीजिए कि किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम कहलाता है। ये इसकी शुद्ध परिभाषा है। ठीक, ये आप भी जानते हैं, बहुत सरल है, परिभाषा भी बहुत सरल है। तो यानी किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम कहलाता है। तो पूरे व्याकरण में मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही सरल है। तो सरल का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 100% कर लेंगे। अगर आप सोचते हो कि हम ऐसे ही रट करके इसको निकाल लेंगे तो इसको आप 7 या 8 प्रश्न सही कर सकते हैं, 1 या 2 प्रश्न गलत जरूर कर देंगे। लेकिन आपको 100% सही करने के लिए कुछ नियम कानून पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के 100% कर पाएंगे। और ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये 6 टॉपिक है समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी में, तो विलोम है, तत्सम और तद्भव है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इसको समझ सकें। इसके बाद में वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि है। फिर अगला टॉपिक है विशेष और विशेषण। फिर आप जानते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और इसके बाद में पर्यायवाची है। ये आप जानते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये बता सकूं कि ये टॉपिक विलोम से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी चर्चा किया था आपसे। ये इतना सरल है कि इससे एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और अब आपको मैं इतना और सरल बना भी दूंगा, इतने सरल रूप में आप समझ जाएंगे कि अगर गलती होनी भी होती तो अब गलती भी नहीं होगी। तो गलती यहाँ नहीं होगी, गलती तत्सम तद्भव में भी नहीं होगी। यानी कि यहाँ 10 में 10 प्रश्न आपको लाना है, यहाँ भी 10 में 10 प्रश्न सॉल्व करना है। और वर्तनी में भी 10 नंबर सही होना चाहिए। विशेष और विशेषण में 9 नंबर सही होना चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में 9 नंबर, पर्यायवाची में 9 नंबर। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो विलोम शब्द है और तत्सम तद्भव है, ये बहुत ही सरल होते हैं। लेकिन सरल तब होंगे जब आप उनके पॉइंट को समझेंगे। जैसे आपने तत्सम तद्भव अभी पढ़ लिया तो आपको सरल अब लग रहा होगा। इसके पहले आप रटने का प्रयास करते होंगे और आपके दिमाग में अभी भी होगा कि विलोम रट करके काम चला लेंगे। लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा, विलोम भी उसी ट्रिक पर आधारित है जैसे तत्सम तद्भव आपने पढ़ा और लोगों के बिल्कुल दिमाग में ये बसा है, बिल्कुल ये छप गया है कि इसको बिना रटे काम नहीं चलेगा, और लोग रटते भी हैं। जैसे हमने आपको नाम बताया था कि हरदेव बाहरी हुए, या आपके पृथ्वीनाथ पांडे वगैरह हैं, या और भी बहुत राइटर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको नियम से पढ़ना है। यानी कि जो आप पढ़ते हैं तो रटना ना पड़े
और कम से कम 1000 शब्द आपको ऐसे याद हो जाए तो ये क्या बुरा है। तो आज आप उस ट्रिक की तरफ ध्यान दीजिए जो आपको 1000 शब्दों को रटने से बचाता हो। तो चलिए ठीक है, हमने आपको परिभाषा बता दिया कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम कहलाता है। अब विलोम में क्या ध्यान रखना है, आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको जीवन पर्यंत भूल नहीं सकते। अगर आप भूलना भी चाहते हो कि मैं भूल जाऊं तो भूलेंगे नहीं। कारण क्या है कि आप अभी तक रटते थे, अब रटने वाला प्रोसीजर मैंने खत्म कर दिया, तो आपको बहुत ही निहायत कठिन वाले शब्दों को मैं लिखवा दूंगा और जो सरल हैं उसको आप अपने आप कर लेंगे। तो इसमें ट्रिक देखिए, पहली ट्रिक क्या है कि जैसे आप पढ़ते रहते हैं कि जल का थल है और आविर्भाव का तिरोभाव है, ऐसे आप रटते रहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई शब्द तद्भव है, अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। अगर कोई शब्द, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। ठीक, इसीलिए मैंने तद्भव और तत्सम पहले बताया कि जिससे आपको मैं ये आगे बता सकूं कि इसकी महत्ता क्या है। तो मान लीजिए कि आपने कोई शब्द लिखा ऐसा कि जो तद्भव है। एक शब्द मैंने लिख दिया साधारण। अब ये शब्द का नेचर आपको समझना है कि शब्द का नेचर क्या है। शब्द का नेचर ये है कि यह शब्द तद्भव है। ठीक, अभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है अभी कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अभी 2-3 पॉइंट आप समझ जाएंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से और समझ में आएगा। साधारण का विलोम होता है विशेष, और इसका एक विलोम और होता है असाधारण। असाधारण। ठीक, देखिए इसका मतलब है कि एक शब्द के 2 विलोम भी हो सकते हैं, और कोई शब्द है, कोई विलोम है उसका 2 शब्द उसका बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे कहने का मतलब है कि अगर ये शब्द तद्भव है तो इसका विलोम भी तद्भव होगा। अब देखिए इसी के पैरेलल मैंने दूसरा शब्द लिख दिया। एक शब्द मैंने क्या लिख दिया, सामान्य। ठीक, सामान्य लिख दिया। सामान्य शब्द तत्सम है। सामान्य शब्द कैसा है, यह तत्सम है। अगर यह शब्द तत्सम है तो इसका विलोम भी तत्सम होगा। अच्छा, दूसरी चीज कि एक शब्द के 2 विलोम मैंने बताया हो सकते हैं। ये असामान्य भी हो सकता है। अगर ये विकल्प में नहीं है तब ये विकल्प में रहेगा, यानी कि इसका नंबर 1 प्रायोरिटी पर ये शब्द लिखा जाएगा। अगर ये शब्द नहीं है तभी ये शब्द उत्तर किया जाएगा, और अगर दोनों है तो यही होगा उत्तर। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। बहुत सामान्य बात मैंने बताया आपको कि कोई शब्द अगर तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि हाथ। हाथ शब्द, तो आप जानते हैं कि हाथ शब्द तद्भव है। ठीक, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, पैर। ठीक, क्यों? क्योंकि पैर भी तद्भव है। अगर ये तद्भव है तो इसका विलोम भी तद्भव होगा। अब आप ऐसे समझिए कि हमने प्रश्न लिख दिया कि निम्नलिखित में, एक प्रश्न बना दिया कि निम्नलिखित में साधारण
निम्नलिखित में साधारण का विलोम है, ऐसे प्रश्न किया जाता है। निम्नलिखित में साधारण का विलोम है, विकल्प देगा असाधारण, फिर लिख देगा बी विशिष्ट, फिर सी लिख देगा असामान्य, ठीक, और फिर लिख देगा विशेष। अब आप थोड़ा सा इस प्रश्न पर विचार करिएगा। यह प्रश्न आपको देखने में बहुत सरल लगेगा, लेकिन वास्तविकता में बहुत कठिन है। क्या लिखा मैंने प्रश्न कि निम्नलिखित में साधारण का विलोम है। अब आपको जब इसमें सारे शब्द लग रहे हैं कि सभी शब्द सही हो सकते हैं, आपको लगता होगा देखने में, और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है कि जो सारे शब्द लग रहे हैं कि वो उसका विलोम है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, देखिए इसका विलोम मैंने लिखा असाधारण, ये भी सही है, विशिष्ट भी लग रहा है, असामान्य भी लग रहा है, विशेष भी लग रहा है। तो ऐसा विकल्प बन गया कि जो कोई शब्द ही नहीं है ऐसा कि जो इसका विलोम ना हो। लेकिन आपको क्या करना है, पहला चीज ये देखना है कि ये शब्द जो लिखा गया है, जिसका विलोम पूछा जा रहा है, वो शब्द किस प्रकार का है। जो विलोम बोला गया है, यानी कि जिसका विलोम बताना है, वह शब्द किस नेचर का है। आपको पहले उस शब्द का नेचर समझना है कि वो तद्भव है कि तत्सम है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। जैसा वो नेचर होगा उसी प्रकार उसका विलोम होगा। अब मैंने यहां पर बताया था आपको कि साधारण का विलोम दोनों होता है, विशेष भी होता है, असाधारण भी होता है। अगर ये विशेष है तो इसका उत्तर वही होगा, विशेष ही होगा। दोनों है तो यही होगा। इसमें देखिए असाधारण भी लिखा है, विशिष्ट भी लिखा है, तो विशिष्ट तो तत्सम शब्द है, इसलिए सही नहीं है। ये हो सकता है, ये भी तत्सम शब्द है, इसलिए असामान्य भी नहीं होगा। विशेष होगा इसलिए क्योंकि इसमें दोनों शब्द दे दिया गया है, और मैंने कहा है आपसे कि ये दोनों शब्द अगर आ जाए तो उत्तर क्या देंगे, विशेष देंगे। ये बात इतनी क्लियर हो गई। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो आपने देख लिया, एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया। दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आपसे बताया था कि हाथ है, तो आप पकड़ लिए थे कि वास्तव में ये शब्द तद्भव है, तो इसका विलोम भी तद्भव हो गया। ठीक, लोगों की गलती यहीं पर पकड़ी जाती है, यानी कि जो लोग गलत करते हैं उसका मुख्य कारण यही होता है कि वे उस शब्द का नेचर नहीं समझ पाते हैं, और जो समझ जाता है वह 100% सही करके आता है। इसके जगह पर मैं अगर हस्त लिख दूं यहां पर, तो ये चूंकि अब तत्सम हो गया तो इसका विलोम भी तत्सम होगा। ठीक, समझ पाए आप? जैसे अगर मैंने यहां पर गेहूं लिख दिया तो आपको पता है ये शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव है। ये शब्द कैसा है, तद्भव है, तो इसका विलोम भी तद्भव होगा। कैसे? गेहूं का विलोम क्या होता है, धान होता है। ठीक, क्यों धान हुआ, क्यों नहीं धान्य हो गया? ये भी एक शब्द है ना। तो जब गोधूम लिखा जाता है यहां पर, तब क्या होता है, धान्य होता है। अब गोधूम शब्द क्या है, आपको पता होगा कि गोधूम शब्द तत्सम, तत्सम है, इसीलिए उसका विलोम तत्सम हुआ। अगर ये तद्भव था, जब तक ये तद्भव था यहां पर,
तो ये तद्भव था, तभी तो इसका विलोम तद्भव हुआ। समझ पाए आप? दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट समझने का प्रयास करिए आप। विलोम में कुछ पॉइंट आप अगर समझ जाएंगे तो मैंने आपसे वादा किया है कि आप 1000 शब्द रटना नहीं पड़ेगा आपको। इसका मतलब है कि आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये सब शब्द कोई आ जाए, चाहे वो आपके द्वारा कभी पढ़ा गया हो या ना पढ़ा गया हो, तो जब आप ना पढ़े हुए शब्दों को सही कर ले जाएं तभी आपकी पढ़ाई सफल है। अन्यथा आपने रटा है, ये मान लिया जाता है कि आपने इसको रट लिया था। और बुद्धिमानी कब है, आपकी महत्ता कब है, जब आप अनचाहे अनसुने शब्दों को सही कर ले जाएं, उसका अर्थ बता पाएं, उसके बारे में बता पाएं, उसका नेचर बता पाएं। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर शरीर का कोई अंग है, मान लीजिए शरीर का कोई अंग है और वो शब्द दिया गया, जैसे यहां पर देखिए शरीर का ही अंग था ये हाथ पैर जो मैंने यहां पर लिखा था, ये सब क्या है, ये शरीर के अंग है ना। तो ये अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर शरीर का अंग का कोई शब्द लिखा गया है, जैसे मैंने लिख दिया एड़ी। एड़ी क्या है, शरीर का कोई अंग है, तो इसका विलोम क्या होगा, चोटी। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर शरीर का कोई अंग है, आपसे पूछा गया कि इसका विलोम बताइए, तो आपको शरीर का ही कोई अंग विलोम लिखना है। कहने का मतलब है कि इसका विलोम शरीर का ही कोई अंग होगा, शरीर के बाहर का कोई अंग नहीं होगा। ठीक, शरीर के अंदर का ही कोई अंग होगा। यानी कि शरीर का कोई अंग है, आपसे पूछा गया जैसे एड़ी क्या है, ये शरीर का अंग है, तो इसका विलोम भी शरीर का अंग हुआ। ये शब्द तद्भव है, इसलिए इसका विलोम तद्भव हुआ। समझ पाए आप? अगर मैं नख लिख दूं, नख मतलब आप थोड़ा सा हो सकता है न जानते हो, नख मतलब नाखून। तो नख शब्द तत्सम है। धीरे धीरे करके आप जो तत्सम तद्भव पढ़े हैं वो आप रिकॉल किया करिए कि क्या पढ़ाया गया है, तो आपको पता चल जाएगा, आपका दिमाग चलने लगेगा कि इसके पहले जो टॉपिक बताया गया है वो क्या चीज है और उससे क्या तालमेल विलोम से है। तो नख का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सिख होगा। समझ गए आप? क्योंकि ये शब्द तत्सम है, इसलिए इसका विलोम तत्सम हुआ। समझ गए आप? दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करिए कि जैसे हमने लिखा आग, तो आग शब्द देखते ही आप बता देंगे कि इसका विलोम क्या होगा। आग का विलोम पानी होता है। आप ध्यान रखिएगा, क्यों पानी हुआ इसको समझना है आपको, क्यों नहीं जल हो गया। ठीक, यहां पर आग का क्यों नहीं जल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं जल हुआ, क्योंकि जल शब्द तत्सम है और आग शब्द तद्भव है, इसलिए तद्भव का विलोम तत्सम नहीं होता है। तद्भव का विलोम तद्भव ही होता है, तत्सम का विलोम तत्सम ही होता है। यानी कि ये जल नहीं होगा। जल कब होगा, अगर मैं यहां पर अग्नि लिख देता, अग्नि, तब क्या होता, तब जल हो जाता। इसलिए जल हुआ क्योंकि अग्नि शब्द तत्सम है, इसलिए इसका विलोम तत्सम हुआ। ठीक, समझ गए आप? लेकिन दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि जो आपने विलोम लिख दिया, जो विलोम आपने लिख दिया कि जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप रटे पड़े होंगे कि जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन।
आपके दिमाग में बिल्कुल फीड है, बिल्कुल सेव है, और आप आज से नहीं कक्षा 5 से ही रटते आए हैं कि जड़ का विलोम चेतन। ठीक, तो वो आपके दिमाग में ऐसे ही व्यवहार में पड़ा हुआ है, तो जानते हैं। लेकिन समझना क्या है आपको, आपका दिमाग एक रटा हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन दूसरा शब्द पूछेगा। अब आप कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन वाला शब्द पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि चेतन का विलोम बता दीजिए, आपसे तो पूछा गया था जड़ का विलोम, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, आप जो है चेतन का विलोम बताइए। तो चेतन का विलोम जड़ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई शब्द है तो उसका विलोम जो हुआ उसका ठीक विलोम वही हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, कुछ शब्द होते हैं, कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि 30% शब्द ऐसे होते हैं जो उसका ठीक विलोम वही होगा, लेकिन 70% ऐसे शब्द होते हैं जो उसका विलोम वो नहीं होगा। ठीक, तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। क्या हम बताना चाह रहे हैं, जब आपके पास नियमों का कलेक्शन हो जाएगा तब आप बहुत आराम से बता सकते हैं और बहुत सही उत्तर दे सकते हैं। तो चेतन का विलोम क्या होगा, अचेतन होगा। अब देखिए अचेतन होने का क्या मतलब है, आप चीजों को समझने का प्रयास करिए। क्यों अचेतन हुआ, तो आज आप समझिए कि विलोम जो होता है ये कई प्रकार का होता है। आपको ये दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है कि जो विलोम होता है, जैसा कि आप रटते आए हैं, तो रटिए नहीं, आज उसको समझने का प्रयास करिए। जब आप समझ जाएंगे तो आप अनदेखे शब्दों का भी विलोम बता सकते हैं, अनसुने शब्दों का भी विलोम बता सकते हैं। लेकिन कब बता पाएंगे, जब उसको आप समझ जाएंगे। तो इसलिए आप पहले समझने का प्रयास करिए। यहां पर हमने आपसे कहा कि जड़ का विलोम चेतन होता है, तो चेतन का विलोम क्यों नहीं जड़ हुआ, ये हमारा प्रश्न है। अब ये शब्द एक अगला नियम है कि शब्द अपना सजातीय खोजता है। सजातीय, सजातीय का मतलब होता है कि जैसा वो शब्द है उसके समान उसका विलोम भी होगा। जैसे यहां पर तन लिखा है तो यहां भी तो तन लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सजातीय। तो अगला नियम क्या है कि शब्द अपना सजातीय खोजता है। अब मैंने कहा कि अचेतन का विलोम बता दीजिए, अचेतन, तो अब आप तुरंत बताएंगे चेतन, लेकिन वो चेतन गलत हो जाएगा। क्या होगा, सचेतन। ठीक, जैसे 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 आपने कहा, अब यहां पर ये चेतन देखिए और यहां भी चेतन लिखा है, दोनों सजातीय लग रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a² + b² + c² = x² + y² + z²। तो ये क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। आपने बीजगणित में पढ़ा होगा, अलजेब्रा में, तो ये ऐसे शब्दों आते हैं, ऐसे मतलब पॉइंट आते हैं, तो आप कहते हैं कि ये सजातीय है। ठीक, तो ये सजातीय हो गया। जैसे और उदाहरण से समझिए आप, जैसे हमने कहा कि पाप, पाप का विलोम बता दीजिए। आपसे मैंने कहा कि पाप का विलोम बता दीजिए, तो पाप का विलोम तुरंत आप पुण्य बताएंगे, पुण्य। ठीक, लेकिन एक शब्द और है इसी के साथ में, निष्पाप। एक शब्द मैंने लिख दिया, क्या, निष्पाप। तो जब पुण्य नहीं होगा तो निष्पाप होगा। अगर मैंने कहा कि आप निष्पाप का विलोम बता दीजिए, यही मैं लिख देता हूं, निष्पाप।
तो इसका विलोम आपसे पूछा गया, तब क्या करेंगे? तो ये फिर अपना सजातीय खोजेगा। सजातीय खोजा तो क्या बोला? सा पाप, सा पाप। तो इसका अर्थ क्या होता है? पाप सहित। सा पाप का मतलब पाप सहित, और निष्पाप का मतलब पाप रहित। समझ गए आप? तो शब्दों का अर्थ के आधार पर भी विलोम होता है। शब्द सजातीय विलोम होते हैं। शब्द अगर तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा, शब्द अगर तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम होगा। इतनी बात आप समझ पाए? अगला देखिए, ये तो बात सामान्य बात मैंने आपको बताया। अभी और विलोम आपको ऐसे ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई शब्द संज्ञा है। कोई शब्द, अगला पॉइंट समझना क्या है, कोई शब्द संज्ञा है। आपको पता है कि संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के बारे में हमने आपको बताया है, सर्वनाम के बारे में बताया है। अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ गए ना? कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा है। साथ में क्या ध्यान रखना है आपको? उस शब्द का नेचर कैसे है, वो क्या है शब्द, ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया हाथी, तो हाथी शब्द क्या है? हाथी एक शब्द संज्ञा है और तद्भव भी है। तद्भव भी है और क्या है? संज्ञा है। अब देखिए, ये आकार के आधार पर विलोम बताया गया है। आकार इन द सेंस कि पूरे प्राणी जगत में हाथी का आकार सबसे बड़ा माना गया है और पूरे प्राणी जगत में चींटी का आकार सबसे छोटा माना गया है। तो आप इसका विलोम क्या लिखेंगे? चींटी। क्यों चींटी लिखा आपने? क्योंकि चींटी शब्द तद्भव है और आकार के आधार पर यह विलोम बताया गया। क्या? हाथी तद्भव है और हाथी संज्ञा भी है। तो संज्ञा है तो वो आकार के आधार पर विलोम यहां बता दिया गया। तो अभी आपको अंतर समझना है कि विलोम कितने प्रकार से पूछ सकता है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कितने कितने प्रकार के विलोम हो सकते हैं। आपने क्या किया? रटना प्रारंभ कर दिया, तो रटना नहीं है। रट करके आप कोई चीज नहीं बता सकते हैं। समझ पाए आप? जैसे मान लीजिए कि एक सीमा है, कि रटने की एक सीमा है, उस सीमा के बाद में आप रट नहीं सकते हैं। इसीलिए चीजों को समझा जाता है, उस मैटर को समझा जाता है। जब समझ जाएंगे तो आपको रटने वाला जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो इधर समझिए आप, क्यों ये चींटी हुआ? क्योंकि ये शब्द तद्भव था, इसलिए ये भी तद्भव किया गया। अगर इसको मैं लिख दूं हस्ती, तो हस्ती का विलोम क्या होगा? पिपलीका होगा। क्यों पिपलीका होगा? क्योंकि हाथी शब्द तत्सम है, इसलिए उसका विलोम भी तत्सम होगा। चींटी का तत्सम क्या होता है? पिपलीका होता है, इसलिए पिपलीका हुआ क्योंकि ये तत्सम है। ये बात आप समझ गए होंगे अब, ठीक? जैसे हमने लिख दिया जीवन। जीवन का विलोम क्या होगा? मरण होगा। देखिए क्यों मरण हुआ? क्योंकि जीवन शब्द क्या है? तद्भव है, इसलिए उसका विलोम तद्भव हुआ। ठीक? तो अब हमने एक शब्द दूसरा लिख दिया है, ईश्वर। अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर का विलोम बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपने पढ़ा होगा
ये तुलसीदास जी की लाइन है, ईश्वरंश जीव अविनाशी। अब देखिए थोड़ा सा ये आध्यात्मिक चीज है। ये जो विलोम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीव जो होता है वो आपको मैंने बताया क्या है, ईश्वर का अंश है। उसके अंदर भी जीव है, आपके अंदर भी जीव है। दोनों में अंतर क्या है? विलोम क्यों हुआ इसका? ऐसा क्यों हुआ कि इसका विलोम है जबकि वो समान है? तो समानार्थी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो विलोम है। ठीक, तो ये दोनों में अंतर भी होता है, जस्ट विलोम है ये। ठीक, वो ये जो शब्द मैंने यहां पर लिखा ईश्वर, इसके अंदर जो सत्ता है, तो सत्ता के आधार पर यह बात बताई गई कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है कि जिसके पास सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, ठीक, सर्वनियंता है, ठीक, सब कुछ कर सकता है। और जीव क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। समझ पाए आप? जीव कुछ नहीं कर सकता है। करने कराने वाला कौन है? ऊपर वाला बैठा है, जो जिसका नाम है ईश्वर। ये इस प्रकार से अंतर किया गया है और इसीलिए इसका विलोम जीव है। ठीक, अब देखिए हमने लिख दिया मानव, और फिर विलोम इसका क्या होगा? दानव। क्यों मानव दानव हुआ? मानव शब्द क्या है? ये मनुष्यता से लिया गया है। ठीक, और ये शब्द क्या है? ये शब्द विशेषण है। कैसे विशेषण है? ये आपको अब दूसरा पॉइंट समझना है कि अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। अगला पॉइंट ये समझना है। जब आपको मैंने तद्भव विशेष और विशेषण बताया था, तो आपको मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? याद करिए आप। हमने कहा था मनु विशेष है और मानव क्या है? विशेषण है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं विलोम पढ़ा रहा हूं, ना कि विशेष और विशेषण। मनु का विशेषण क्या होता है? मानव होता है। क्यों? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। मनु शतरूपा से ही तो मानव की सृष्टि मानी जाती है, ऐसा पौराणिक कथाओं में बताया गया है। आप मानते हो या न मानते हो, लेकिन ये बात लिखी गई है, ये आपके ऊपर है, आप कितना मानते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा था कि कुंती का तत्सम क्या होगा, कुंती का विशेषण क्या होगा, तो आपने कहा कौन्ते। जैसे हमने कहा कि कुरु का विशेषण बताइए, तो आपने क्या बताया? कौरव। ये विशेषण अगर है तो कोई शब्द अगर मान लीजिए लिखा गया है, तो विशेषण अगर है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। यह समझना है आपको। क्योंकि मैंने किसको लिखा था? मैंने मानव लिखा था, तो मानव शब्द यहां लिखा था, तो ये क्या हुआ? ये विशेषण है। इसलिए इसका विशेषण, जो इसका विलोम हुआ, वह भी विशेषण हुआ। इतनी बात आप समझ गए कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा होगा, अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा, अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला देखिए आप, अगर कोई शब्द मान लीजिए कि कोई शब्द क्रिया है, ठीक, अगला पॉइंट है कि कोई शब्द क्रिया है तो उसका विलोम भी क्रिया होगा। हमने आपसे कहा है कि आप उसको समझने का प्रयास करिए। पहले जब समझ जाएंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक, विलोम बहुत ही सरल टॉपिक है, तत्सम तद्भव बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको रटना ना पड़े। समझ गए ना? कोई शब्द अगर क्रिया है तो उसका विलोम क्रिया होगा। ऐसा कैसे होगा ये आप समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए ट्रिक नंबर 5 है आना।
का विलोम क्या होगा? जाना। ये शब्द देखिए आप, ये शब्द तद्भव है, इसलिए इसका विलोम तद्भव हुआ। और तद्भव के साथ क्या है? क्रिया भी है। तो क्रिया है तो उसका विलोम क्रिया में ही रहेगा। मान लीजिए कि हमने इसको बदल दिया, आगमन लिख दिया, फिर पूछा आपसे इसका विलोम बताइए, तब क्या बताएंगे आप? प्रस्थान। आगमन का विलोम प्रस्थान क्यों हुआ? क्योंकि आगमन शब्द तत्सम है, तो प्रस्थान शब्द भी तत्सम है। अगर मैं प्रस्थान की जगह पर कोई दूसरा शब्द लिखूंगा तब वो गलत हो जाएगा। ठीक। अब मैंने और शब्द लिख दिया, गमन लिख दिया, तो ये क्या होगा? ये प्रत्यागमन भी हो सकता है और आगमन भी हो सकता है। समझिएगा आप बात। ठीक। जब ये शब्द प्रत्यागमन नहीं होगा तब आगमन सही होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे एक दूसरा शब्द हम ले लेते हैं, एक सामान्य शब्द मैंने लिख दिया सफेद। यहां से आप समझ जाएंगे। आपसे मैंने कहा कि सफेद का विलोम बताइए, तो सफेद क्या है? सफेद एक कलर है, एक रंग है। तो अगर कोई रंग है उसका विलोम पूछा जाएगा तो उसका विलोम रंग ही होगा। बात समझ रहे हैं ना? कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता है। अगर कोई शब्द रंग है तो उसका विलोम रंग में होगा। अब क्यों इसका विलोम काला हुआ? क्योंकि ये शब्द तद्भव है, इसलिए ये विलोम भी होगा काला। काला भी तद्भव है। अगर मैं इसको श्वेत लिख देता तो इसका विलोम क्या होगा? कृष्ण होगा या श्याम होगा। अब देखिए, आप समझिए, क्यों नहीं सफेद का विलोम श्याम हो गया? क्यों नहीं सफेद का विलोम कृष्ण हो गया? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस शब्द का नेचर कुछ और था और इस शब्द का नेचर और है। ठीक। इतनी बात तो हमको लगता है आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। लेकिन आगे देखिए आप, आगे क्या देखना है और नियम देखिए। नियम क्या है कि जैसे हमने आपको बताने का यह प्रयास किया है कि विलोम का प्रकार कितना होता है और कितने कितने प्रकार से विलोम पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कई प्रकार से आपको बताया। विलोम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी होता है। अब आप समझिए विलोम क्या होता है। कोई शब्द अगर मान लीजिए, अगला ट्रिक के रूप में मैं लिख दूं कि अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग है तो इसका विलोम क्या हो सकता है? पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक। कैसे? यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी विलोम होते हैं। जैसे हमने कहा नर का विलोम बताइए, तो क्या होगा? नारी होगा। ये देखिए पुल्लिंग है लेकिन इसका विलोम क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक। अगर मान लीजिए कि यहां पर लिख दिया गया राजा, तो आपने एक शब्द सुना होगा रंक और एक शब्द सुना होगा रानी। ये इसका विलोम परिस्थितियों के अनुसार होगा। परिस्थितियों के अनुसार का मतलब क्या हो गया? वो विकल्प में देगा। और राजा दे रहा है, राजा का विलोम पूछ रहा है, तो विकल्प में रानी दे रहा है तो रानी सही होगा। अगर रंक दे रहा है तो रंक सही होगा। दोनों नहीं देगा। क्योंकि वो दोनों इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो बहुत होशियार है, वो बेवकूफ नहीं। वो जानता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ठीक। जैसे हमने कहा कि श्रम का विलोम बता दीजिए आप। जैसे हमने कहा कि श्रम का विलोम बताइए। ठीक। तो क्या बताएंगे आप?
बताइए, आपसे पूछा गया कि श्रम का विलोम बताइए, तो क्या बताएंगे? बताइए भाई, नहीं बता पाएंगे। तो आप बताएंगे कि ये अब ये मैंने कह दिया कि आप परिश्रम का विलोम बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? आराम। लेकिन आराम क्या है? आराम शब्द क्या है? ये तद्भव है, इसलिए गलत है। ठीक ठीक है, ये गलत है। तो गलत है तो क्या होगा? ये गलत हो गया, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? नहीं बता पाएंगे। देखिए, एक शब्द और यहां से समझिए, तब समझ पाएंगे। जैसे हमने लिखा कि श्रम, सावधान, यहां से समझिए आप कि परिश्रम विश्राम, यहां से समझ पाएंगे। विश्राम यहां लिख दीजिए आप। क्यों नहीं आराम सही हुआ था? क्यों नहीं आराम सही हुआ? क्योंकि ये शब्द तद्भव हुआ। अब इसका सही क्या होगा? मैं इसको मिटा देता हूं, तब आप समझ पाएंगे। ये मैंने मिटा दिया और ये इसको भी मिटा दिया। ये इसको समझने का प्रयास करिए आप। क्यों नहीं परिश्रम का आराम हुआ था? क्यों? क्योंकि परिश्रम शब्द तत्सम है और जो आराम शब्द मैंने लिखा था वो तद्भव है। अब वो सही हो गया। परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम। अब आपको एक चीज यहां ये समझना है कि विश्राम शब्द का प्रयोग दूसरे जगह किस रूप में होता है। अब मैंने कहा आपसे कि विश्राम का विलोम बता दीजिए, तो आप तुरंत बोलेंगे परिश्रम, लेकिन अब इसका विलोम हो गया सावधान। क्यों हो गया? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब आप पीटी वगैरह करते हैं तो सावधान विश्राम आपसे कहा जाता था, वो उसके अर्थ में ले लिया गया वहां पर। तो कुछ शब्द ऐसे पूछे जाएंगे जो विकल्प के आधार पर आपको सही करना होगा। अगर विकल्प में दिया है तो उसका दूसरा अर्थ है, अगर वह विकल्प में नहीं दिया है तो उसका अर्थ दूसरा है। समझ गए आप? देखिए, लेकिन अगर आपसे सावधान का विलोम पूछ लिया गया तब क्या होगा? तो आप कहेंगे विश्राम होगा ना, विश्राम नहीं होगा, असावधान होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने कहा कि असावधान का विलोम बता दीजिए। देखिए कितना विलोम इधर से उधर जा रहा है। असावधान का विलोम आप बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? सावधान। क्या मैंने लिखा है? सावधान। ठीक। अब फिर वो वही चीज आ गई वहां पर कि जब मैंने आपसे कहा था कि शब्द अपना सजातीय खोजता है, शब्द सजातीय खोजता है, तो यहां पर सजातीय का मैटर आ गया। ठीक, इतनी बात आप समझ गए कि जो विलोम आप रटते हैं तो थोड़ा सा रुक करके रटने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि समझिए, जैसे हमने कहा कि आप नाक का विलोम बता दीजिए। नाक, थोड़ा विचार करिए। अभी मैंने क्या बताया था कि शरीर का अगर कोई अंग है
तो उसका विलोम शरीर का ही कोई अंग होगा। तो क्या होगा? नाक का विलोम कान होता है, ठीक। तो क्यों नहीं कर्ण हुआ? जब मैं यहां पर नासिका लिख देता तब इसका विलोम कर्ण हो जाता है, क्योंकि ये शब्द तद्भव है और ये शब्द तत्सम है, ठीक। आपको कुछ समझ में आया? इतनी बात जो मैंने बोला ये इसीलिए बताया कि आप समझने का प्रयास करिए, ठीक। और देखिए, जैसे इसको मिटा देते हैं, हमने आपको बता दिया आकार के आधार पर, तत्सम तद्भव के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर बहुत सारे कंटेंट हैं। यानी कि जितना भी आप देखते हैं शब्द, जिस प्रकार का वो शब्द होगा उसी प्रकार से उसका विलोम होगा। आपको ये चीज़ समझना था और ये चीज़ मैंने बताया, ठीक। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि मैंने लिख दिया, आप मेढक का विलोम बता दीजिए, मेढक। अब आपको, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फ्रॉग इज ए हर्माफ्रोडाइट, ठीक। आप जानते हैं हर्माफ्रोडाइट मतलब? हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है कि जिस जीव के अंदर नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हों उसे हम इंग्लिश में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक। तो ये शब्द मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे आप कि मेढक का पूछा गया आपसे कि आप विलोम बता दीजिए, तब क्या करेंगे? तो मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि आप इसको समझने का प्रयास करिए, जब समझ जाएंगे तब उत्तर दे देंगे। मेढक का विलोम होता है मेढकी, ठीक। ये तो हिंदी पढ़ने के लिए बनाया गया शब्द है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा बंदर और बंदरिया, ये भी पढ़ा होगा आपने। ये शब्द कम मिलते हैं। कम मिलते हैं क्यों? ठीक, ये तो बंदर बंदरिया तो ये नरमादा है ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेढक में कभी आपने देखा होगा कि ये दोनों गुण होते हैं, तो उसके लिए शब्द बनाए गए हैं कुछ। तो मैं आपको इतना शब्द लिखवा दूंगा कि जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अभी इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको और बताऊंगा, और तब मैं कुछ शब्दों को लिखवा दूंगा जो विलोम होगा। फिर मैंने आपसे कहा है कि अगर इससे भी काम नहीं चला तो आपको नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इससे भी काम नहीं चला तब मैं किताब का सहारा लूंगा। तो उसके पहले ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए, कोई बात नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।